आगे बात एक्सचेंज रेट कि $1 बराबर 50 रुपये या 60 रुपये, कौन कैसे तय करता है, फिक्स, फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोट। L3P2 में आप देख लेना। सर्वे ने ये ग्राफ दिया है, उसमें आप ब्लू कलर की लाइन को ऑब्जर्व करो, दैट इज शोइंग इंडियन रूपी टू डॉलर एक्सचेंज रेट बता रहा है कि एक ज़माने में जो मतलब 2015 में $1 62 रुपये में बिक रहा था, वो आप अगस्त तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि वो बहुत वीक हो गया, 64 में बिकने लगा। मतलब इंडियन रूपी गॉट वीक, डॉलर गॉट स्ट्रॉन्ग। ऐसा क्यों? क्योंकि अगस्त में चाइना शेयर बाजार कोलैप्स हो गया, भारत के अंदर से भी निवेश, अपना विदेशी निवेशक है उसने भारत के शेयर बाजार में पैसा डाला है, वो शेयर्स बेच देगा, उसको रूपी करेंसी मिलेगी, उसको वो डॉलर में तब्दील करा के भागने की फिराक में होगा, तो तब जो सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम गड़बड़ा जाएगा। इन दैट सिनेरियो इंडियन रूपी गॉट वीक, और ये पूरा इस हिसाब से चल रहा है। एक्सचेंज रेट रिजिम मैंने बोल दिया कि ये ऐसा जो उसकी थियरी L3P2 में है। अब सर्वे बोलता है कि चाइना, जापान एंड कोरिया दे केप्ट देयर एक्सचेंज, अपना जो करेंसी था दे केप्ट इट अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड कैसे रखते हैं और उससे इंटरनेशनल ट्रेड में देश को कैसे मजा आता है, L6P7 में आप देख लेना। बट क्योंकि इन देशों ने ये अंडर वैल्यू का गेम खेला तो आगे चल के इनकी इकोनॉमी कभी ना कभी कोलैप्स हो गई, स्ट्रेस में आ गए। इन भारत RBI इस प्रकार से अंडर वैल्यू नहीं करता, RBI एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट नहीं करता है, बट अगर कोई एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो तो वो कुछ कदम उठाते हैं। आगे बात, ये $1 इक्वल टू 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़, ये अकेले से हमको भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस पता नहीं चलेगी, बिकॉज हम केवल अमेरिका के साथ अपना ट्रेड रिलेशन नहीं है, दूसरे भी देश हैं उनके साथ भी एक्सचेंज रेट होता है, येन, युआन, डॉलर, दिरहम एंड सो ऑन। तो कैसे पता चले कि इंडियन रूपी का एक्सचेंज रेट और उस हिसाब से अपनी ट्रेड कम्पिटिटिवनेस क्या है? तो हमने $1 के इतने रुपए उससे आगे सोचना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और उसका ये अजर्शन रीजनिंग टाइप का MCQ है, सर्वे से मैंने सीधे स्टेटमेंट उठाए हैं। आपको ये चीज़ समझनी हो रीर क्या है तो L3P2 लेक्चर देख लेना। एज सच रीर वाइज, अपना रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाइज आप ये ग्राफ फॉलो करेंगे, सर्वे बोलता है कि इंडियन रूपी हैज़ एप्रिशिएटेड। अब समझ रहे हैं, केवल हमने डॉलर के सामने ने येन, युआन और अलग अलग कुल मिला के 36 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, उन सभी की करेंसी के सामने इंडियन रूपी का क्या परफॉर्मेंस था, तो आपको पता चलेगा कि रुपया मजबूत हुआ है। अगर रुपया मजबूत हुआ है तो इंपोर्टर को मजा है, बिकॉज उनको सस्ते में माल बाहर से आयात कर सकते हैं, बट एक्सपोर्टर्स के लिए खराब है। आगे मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ विपुल मात्रा में हो तो वो सस्ती हो जाती है, सैंड इज मोर तो वो सस्ती है, डायमंड्स आर लेस तो महंगे है। उसी प्रकार लास्ट ईयर हमको पता है कि राजन भाई ने रेपो रेट के अंदर 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, तो इस प्रकार से मनी सप्लाई बढ़ा, इंडियन रूपी का मनी सप्लाई इस प्रकार से बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो जिसकी विपुल मात्रा होगी ऑब्वियसली इट विल गेट वीक अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। तो सर्वे ने ये ग्राफ से बताया कि जैसे लिक्विडिटी बढ़ी इंडियन रूपी गॉट वीक। आगे बात, धीरे धीरे अमेरिकन इकोनॉमी वापस रिकवरी में आ रही है, तो वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहे हैं, मतलब जिसको हम डियर मनी पॉलिसी भी बोल सकते हैं। और क्योंकि डियर मनी की क्या, पैसा तो जो है उसको आप उधारी में लेने जाओगे तो पहले से ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट्स विल राइज। इस प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट मनी पॉलिसी बोलो, डियर मनी पॉलिसी बोलो, या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी बोल सकते हो। जब जब ये प्रकार का हो रहा है, मतलब डॉलर का लिक्विडिटी जत्था पहले से कम हो रहा है, उसके सामने यूरोपियन यूनियन में मंदी है, तो वो लोग सोच रहे हैं उनकी यूरोपियन कमर्शियल बैंक की हम लोग अपना यूरो का सप्लाई बढ़ाएं, तो इजी मनी पॉलिसी है, चीप मनी पॉलिसी है, और ऐसी पॉलिसी के चलते यूरो सप्लाई बढ़ेगा तो लोन के ब्याज दर नीचे आएंगे, सो दैट इज कॉल्ड डॉविश या डव मनी पॉलिसी बोलते हैं। और केवल ये यूरोपियन यूनियन की नहीं, आप देख लो ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, चीन है, सभी इस प्रकार की पॉलिसी परस्यू कर रहे हैं अभी के समय में। भारत में हमको पता है ये 2015 से इन्फ्लेशन क्योंकि काबू में आया, तो इकोनॉमी को वापस लाने के लिए, डिमांड को बूस्ट करने के लिए राजन भाई ने 125 बेसिस पॉइंट का कटौती किया था। अब समझिए इजी मनी पॉलिसी मतलब इन सब की अपनी नेशनल करेंसी का जत्था बढ़ रहा है और सामने डॉलर का जत्था पहले जितना बढ़ता था उससे उतना नहीं बढ़ रहा है। सो ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड के हिसाब से आप देखो तो डॉलर विल गेट स्ट्रॉन्ग एंड दिस अदर करेंसी विल गेट वीक, बिकॉज उनका विपुल मात्रा हो रही है। तो सर्वे ने ये ग्राफ के जरिए बताया कि कौन से देश की करेंसी डॉलर के सामने कितने परसेंट वीक हुई अक्रॉस द ग्लोब। मतलब पंगा क्या है, किसी एक देश में मंदी आ जाती है तो वो पहले इजी मनी पॉलिसी करते हैं, वापस रिकवरी में आए तो टाइट करते हैं, और इसके चलते पूरे अलग अलग देशों के एक्सचेंज रेट गड़बड़ा रहे हैं, और ये सभी देश फिर
द्विधा में रहते हैं कि अपने इंपोर्टर्स को मदद करें, एक्सपोर्टर को किस क्षेत्र को क्या सब्सिडी टैक्स बेनिफिट दिए जाएं। और इन सभी से चिंतित हो गए रघुराम राजन ने एक रिसर्च पेपर लिखा है रूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। वो ये बोलते हैं कि जब कोई भी देश अपना टाइट मनी पॉलिसी, इजी मनी पॉलिसी जो परस्यू करना है, उसने दूसरे देशों का भी ख्याल रखना चाहिए। ग्रीन मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी कि जिससे मान लो भारत है तो भारत को भी फायदा हो और विदेश दूसरे देशों को भी फायदा हो, और ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बना सकते हैं, हाँ बनानी चाहिए। सेकंड, ऑरेंज। कुछ ऐसी इमरजेंसी क्राइसिस आ जाए कि उस वक्त ये कड़वी दवा पीनी भी पड़ती है, ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ती है जिससे हो सकता है कि भारत को तो मतलब फ़ायदा हो बट दूसरे देशों को एक्सचेंज रेट के मामले में कुछ नुकसान हो जाए, तो क्या वो करना चाहिए? हाँ, बट ऑरेंज लाइट की तरह वो टेम्पररी विथ केयर यूज़ करना चाहिए। एंड लास्टली, रेड टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे अपने भारत को तो फायदा हो जाए बट विदेश के अलग अलग प्लेयर्स को नुकसान हो जाए। तो इस प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम कहेंगे रेड मॉनेटरी पॉलिसी, और ट्रैफिक सिग्नल की तरह इसको स्टॉप नहीं बनाना चाहिए, इट मस्ट बी अवॉइडेड। तो हर एक देश की सेंट्रल बैंक ने ये ग्रीन ऑरेंज रेड के हिसाब से चलना चाहिए। अब ऐसा एनफोर्स कौन करा सकता है? वर्ल्ड बैंक नहीं करा सकता, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं करा सकता। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट के मामले वो आईएमएफ के अंदर आते हैं। तो आईएमएफ के ये मेंबर्स अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपडेट कर दें और सब लोग कसम खा लें कि हम लोग ये ग्रीन ऑरेंज रेड इस प्रकार से अपना काम करेंगे, देन इट विल लीड टू स्टेबिलाइजेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट्स, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो बराबर चलता रहेगा। ऐसा रघुराम राजन ने बोला है कि हमने ऐसा कुछ करना चाहिए रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स टू ईच अदर कि ये पहले यूएसए की क्राइसिस थी और उन्होंने ऐसा किया तो अब जाके हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ये बदलाव करेंगे XYZ, उससे बचना चाहिए। एक और टॉपिक चर्चा में है हेलीकॉप्टर मनी। एज सच ये 60s-70s के ज़माने में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन ने ये कंसेप्ट दिया कि मान लो मंदी जैसे कोई परिस्थिति है तो सरकार पैसे हेलीकॉप्टर में रखे और हेलीकॉप्टर उड़ा के नीचे पैसे डालना शुरू करे, जनता के हाथ में पैसा आ गया, उस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी वापस रिकवरी में आ जाएगी। तो दैट वाज कॉल्ड हेलीकॉप्टर मनी। रफली आइडिया लेते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है। सी एज सच सरकार ने उधारी करनी है सॉवरेन डेट, तो वो आरबीआई के मार्फत सिक्योरिटीज़ का ऑक्शन कराएंगे, ठीक। तो निवेशक ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टी बिल, बॉन्ड्स वो सब खरीदेगा और सरकार को पैसा जाएगा। आगे चल के आरबीआई वो भी उसके पास भी कुछ वो सिक्योरिटी खरीद के रखेगी एंड सो ऑन। तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ करती है, वो सिक्योरिटीज़ खरीदेगी बेचेगी, डिपेंड करता है कि उसको इन्फ्लेशन से लड़ना है या डिफ्लेशन से। सो ओएमओ इज़ वन टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हो सकता है ये तो मतलब कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से लड़ना है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, उससे और स्थिति गड़बड़ा जाए, अगर रिसेशन टाइप का केस बन रहा हो, उस केस में सेंट्रल बैंक ये निवेशकों से, जनता से, बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद लेगी। तो स्वाभाविक है बैंक पैसा दे, सेंट्रल बैंक जनता के हाथ में पैसा जाएगा तो मनी सप्लाई विल इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन, इकोनॉमी विल बूस्ट। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ईजिंग। हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है? हेलीकॉप्टर मनी में सरकार को उधारी चाहिए बट सेंट्रल बैंक उसका ऑक्शन करा के जनता से पैसा नहीं लाएगी। सेंट्रल बैंक वो सिक्योरिटी अपने पास रखेगी और सरकार को पैसा दे देगी नया छाप कर, एंड देन द सेंट्रल बैंक विल राइट ऑफ दोज बॉन्ड्स। मतलब कि मान लो आरबीआई ने सरकार को उधारी में दिया और वो जो लोन के पेपर्स थे वो जैसे मदर इंडिया में जला देता है, सेम वे इफ ही डिस्ट्रॉयज दैट वन। तो सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डिस्ट्रॉयज देम। तो मतलब केंद्र सरकार के पास अब नया पैसा हाथ में आ गया और वो पैसा फिर वो हेलीकॉप्टर में डाल के उड़ा सकती है नीचे, कि कोई मनरेगा जैसे सारी स्कीम लेकर आए, वहाँ पर वेजिस में पैसा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में और पैसा निवेश किया जाए, सब्सिडी दी जाए एंड सो ऑन। इस प्रकार से इकोनॉमी में नया पैसा पंप किया जाए जिसकी मदद से वापस डिमांड बढ़े, इकोनॉमी लाइन पे आ जाए। दैट इज कॉल्ड हेलीकॉप्टर मनी। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक और उसका चीफ है मारियो ड्रागी। इनिशियली ही स्टार्टेड विथ क्वांटिटेटिव ईजिंग बट फिर उसको वहाँ पर इतना परिणाम नहीं मिला, तो अब ये बोल रहा है कि हमको ऐसा भी कुछ सोचना चाहिए, हेलीकॉप्टर मनी। बट आप इस इमेज से ही समझ सकते हैं, ऐसा करके पैसा अगर उड़ाया गया तो आप फोकस करो ये जो रेस्टोरेंट के बाहर प्राइस रखे हैं। एज सच बाजार में अगर चीज़ वस्तुओं का उत्पादन ना बढ़े और मनी सप्लाई नया बढ़ा दिया जाए, देन इट इज़ यूरोपियन यूनियन से राजीव गांधी सूटकेस ले लो योजना, ऑब्वियसली इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। जो पहले थोड़े डॉलर में बिक रहा है वो चीज़ ज़्यादा डॉलर में, उस प्रकार से मतलब महंगाई आएगी।
ज़्यादा अगर समझना हो तो ये L3P4 उसमें आप समझ सकते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन में मंदी क्यों है, ग्रीस का ये बेल आउट एंड एग्जिट ये क्या, ये प्रश्न क्या है। ओके, FDI के बारे में कुछ चर्चा करनी थी वो कर ली, सॉवरेन डेट उसके बारे में हमने कुछ बातें करी अभी तक। अभी आते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मतलब ये अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर ये लोन, सॉवरेन वाला तो हमने समझा, ECB प्राइवेट समझते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मतलब भारत का कोई कंपनी है वो विदेश से उधारी में पैसा लेके आए, इस केस में RBI का फ्रेमवर्क लागू होता है जो कि 2015 में अपडेट किया गया, उसे समझते हैं। आप समझ सकते हैं मतलब उधारी कैसे होगी इस केस में, माल्या को पैसा चाहिए, ही विल इशू सम बॉन्ड्स जो कि विदेशी निवेशक खरीदेगा और सामने उसको पैसा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से विदेश से उधारी में पैसा कौन ला सकता है। सर्विस टैक्स में आप याद करो देयर वाज नेगेटिव लिस्ट कॉन्सेप्ट कि वो 17 कैटेगरी में आपका नाम है तो आपके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, उसके आप बाहर हो तो आप पे लगेगा। सेम वे ये नए फ्रेमवर्क में RBI ने भी ऐसा एक नेगेटिव लिस्ट बना दिया कि रियल एस्टेट है, कैपिटल मार्केट, ये इसके अंदर ये लोग अपना मतलब वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से पैसा नहीं ला सकते। उस नेगेटिव लिस्ट से बाहर जो जो लोग हैं वो सारे लोग, एविएशन हो, ई-कॉमर्स, XYZ, वो लोग उधारी में पैसा ला सकते हैं। तो इस तरफ एलिजिबल बोरोवर्स, उसके सामने वो विदेशी कौन लोग उधारी में पैसा दे सकते हैं, एलिजिबल लैंडर्स। तो विदेश की रेगुलेटेड इंश्योरेंस, पेंशन, वेलफेयर, वेल्थ फंड्स, इस प्रकार के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिकॉज अगर इधर ये कोई केमेन आइलैंड या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड वहाँ 2 नंबर की जोलजार पार्टी हो, देन वी डोंट वांट देयर मनी, वो आ जाएंगे कल भाग जाएंगे, उपयुक्त तो नहीं है। अगर ऐसे पेंशन या इंश्योरेंस या वेल्थ फंड है तो उनका बैक एंड में सरकारी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, उनकी सेबी, RBI, उनकी KYC नॉर्म्स, वो सब रोबस्ट होगा तो कोई डिस्टेबिलाइजेशन नहीं हो। देन मैच्योरिटी पीरियड, अगर इस प्रकार से भारत की कंपनी विदेश से उधारी में पैसा ला रही है, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड अगर रुपी के अंदर उधारी हो तो 5 साल, फॉरेन करेंसी में हो तो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 10 साल होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला? मान लो RBI ये बोलती कि फॉरेन करेंसी में उधारी ला सकते हो, मिनिमम मैच्योरिटी 1 हफ्ते की भी हो सकती है, तो मान ले तो 1 हफ्ते के लिए भी लेके आएगा। बट देन 1 हफ्ते में मान लो रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ गया तो ये पूरी रीपेमेंट के वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना गड़बड़ा जाएगा। ऐसा ना हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल रहे, इसलिए मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड इस प्रकार के रखे गए हैं। आगे बात, ऑब्वियसली माल्या ने ये बॉन्ड इशू किए थे, विदेशी निवेशकों के पास है और अब ये माल्या इनको इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल वापस करेगा। ठीक, तो उस वक्त वो लोग पैसा कमा रहे विदेशी निवेशक, तो जब भी माल्या उनको पैसा वापस दे रहा है तो उनका जो भी इनकम या इंटरेस्ट है उसमें से 5% काट के माल्या ने भारत सरकार को देना पड़ेगा, दैट इज विथहोल्डिंग टैक्स ऑन द इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स, ताकि विदेशी निवेशक, उन्होंने भारत से पैसा कमा रहे तो भारत भी उसके ऊपर थोड़ा उनकी आमदनी पे टैक्स मांगता है, ये एक बात। दूसरा, हो सकता है जब ये माल्या उनको प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट वापस कर रहा है उस वक्त रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट में कुछ बदलाव आ जाए और उसके चलते ये विदेशी लैंडर्स उसको कुछ मुनाफा हो जाए। अब मुनाफा हो रहा है तो एज सच कैपिटल गेन्स टैक्स शुड बी एप्लीकेबल, बट इस केस में बजट 2016 में बोला है कि इस केस में हम लोग उनके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं मांगेंगे। ऐसा एग्जेम्पशन इसलिए दिया गया ताकि विदेशी लैंडर्स को भी लगे कि हाँ चलो टैक्स बर्डन थोड़ा कम है तो मैं ये भारत की कंपनियों को मदद कर देता हूँ ताकि भारत की कंपनियों को भी कुछ कैपिटल मिल जाए, वो अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री पे ज़्यादा दारोमदार ना रखें, सो ऑन, सारी अच्छी बात आप सोच सकते हैं। ठीक, एक और चीज़ ये तो था कि कॉरपोरेट्स वाले खुद के बॉन्ड इशू करा के उधारी ला रहे हैं। एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक आपको पता है, वर्ल्ड बैंक एक चीज़ नहीं है, उसकी 5 सिस्टर एजेंसी है जिसमें से एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। वो भी ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को मदद कराने के लिए बॉन्ड इशू करवाती है। मसाला बॉन्ड, जबकि मसाला बॉन्ड उसे बोलते हैं कि रूपी डिनोमिनेशन में होता है, IFC वाले विदेश में जाके बेचते हैं और वहाँ से जो पैसा है वो भारत की कंपनी को वो देते हैं लैंडिंग में ताकि अपनी कंपनियाँ कुछ फूले फाले, दैट इज़ मसाला बॉन्ड। उसके सामने दूसरा होता है महाराजा बॉन्ड। महाराजा बॉन्ड मतलब IFC वाले रूपी डिनोमिनेशन में भारत के अंदर ही बॉन्ड इशू करेंगे, भारत की जनता ही खरीदेगी और फिर वो पैसा IFC को मिला और IFC वो पैसा भारत की कंपनी को देगा, दैट इज़ महाराजा बॉन्ड्स। ठीक, अब तो ये है मसाला एंड महाराजा बॉन्ड्स। एज सच बॉन्ड है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, राइट। इंटरेस्ट आएगा तो कितना मिलेगा आपको, वो रेटिंग सिस्टम पता होगी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, क्राइसिल, वो सब इशू करते हैं। अगर आपकी कंपनी खड्डे में गई है तो उसके C या D ग्रेड में होगा तो आपने ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा निवेशक को, तभी जाके वो बोतल में उतरेगा और आपका बॉन्ड खरीदेगा। इन दिस केस
IFC वो वर्ल्ड बैंक की सिस्टर एजेंसी है, इसलिए उनका रेटिंग हमेशा AAA सीरीज में चलता है, और AAA सीरीज में चलता है तो स्वाभाविक है वो दे आर गिल्ट एज सिक्योरिटीज, तो वो बहुत कम ब्याज देते हैं। वापस आते हैं अपना कंपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल डेट, तो कुछ पैसा हमने सरकार लेके आई होगी, कुछ कमर्शियल कॉर्पोरेट्स लेके आएंगे, ECB शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा। ओवरऑल अपनी जो उधारी है उसमें से ज़्यादातर उधारी डॉलर में रिपे करनी है, और ज़्यादातर उधारी अपनी लॉन्ग टर्म के लिए है। फिर 2016 में ये वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट स्टेटिस्टिक्स उन्होंने बोला कि भारत का डेट टू GNI इतना है, डेट टू GDP इतना है, 20% की रेंज में चल रहा है। उस हिसाब से इंडिया इज़ द 4th लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। ब्रिटेन और वो सब बहुत ऊंचा है, मतलब उनकी इकोनॉमी इट इज़ वल्नरेबल कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमी। देन भारत की उधारी है तो प्राइवेट वाले जो लेके आए $394 बिलियन, और सरकारी उधारी कम है अराउंड $88 बिलियन। टोटल आप निकालोगे मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली $480 बिलियन की अपनी विदेशी उधारी है। और याद करो RBI के पास फॉरेक्स रिजर्व कितना था, अराउंड $350 बिलियन। मतलब RBI है सफिशिएंट फॉरेक्स टू कवर अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ दिस डेट, और इस हिसाब से इंडिया इज़ द 5th बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब जब हम ये बोलते हैं फाउंडेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर स्ट्रॉन्ग, तो वो इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग है कि अपना डेट टू GDP कम है, RBI के पास इतना ढेर सारा फॉरेक्स है, FDI में इतना पॉजिटिव आ रहा है, अपना ट्रेड डेफिसिट वो लिमिट में है, अपना फिजल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी लिमिट में है, ट्विन डेफिसिट नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये सारे आंकड़े कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। ओके, सो अपना थर्ड पिलर था इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग समझ लिया, गोल्ड स्कीम देख ली, इंडिया मॉरिशियस DTA, वहाँ CGT का राउंड ट्रिपिंग वो समझ लिया हमने, अमेजोन और वगैरह, मतलब ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस में 100% FDI वो समझ लिया। अभी एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद IMF के रिफॉर्म्स और WTO नैरोबी समिट का आउटकम क्या हुआ